हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संसदीय अधिनियम। सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम डिटेल से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। संसदीय अधिनियम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। जो संसदीय अधिनियम का मतलब होता है कि संसद द्वारा जो भी अधिनियम लाए गए हैं और जिस कार्य के लिए लाए गए हैं उससे रिलेटेड सारे अधिनियम को पढ़ेंगे। तो पहला है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, जो कि 1954 में आया था। तो सर्वप्रथम कब आया था? 1 जून 1954 को, और 1955 को लागू किया गया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्तता विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में आया था और 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। अगला है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ है। 89 में आया है, लागू कब हुआ है? 1990 में। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। जो संशोधन इसमें किया गया है वो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। बिना जमानत के मतलब निषिद्ध किया, मतलब नहीं छोड़ा जा सकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इनका निवारण पुलिस अधीक्षक रैंक में जो होगा, पुलिस अधीक्षक से होगा, उसके नीचे के रैंक से द्वारा इनकी जांच नहीं होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। तो उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों पर भी होती है और दंडादेश या आदेश के विरुद्ध दोनों में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। तो कौन सी धारा है? 1905 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 के काम में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस 2019 में संशोधन किया गया। उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। अब कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जैसा केंद्र सरकार निहित करेगी, वैसा ही इनको क्या मिलेगा? वेतन भत्ता मिलेगा। अब मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे NGT कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया 2010 में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है जिसमें पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1954 में हुआ था प्रथम बार। और लागू कब हुआ था? 1955 में, जो कि 1955 ऑप्शन में नहीं है। 54 में आया था अधिनियम, 55 में लागू हुआ है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संज्ञेय तथा संक्षेपित विचारणीय। अगला है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय तथा संक्षिप्ततः विचारणीय, संज्ञेय तथा अस्मरणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं संज्ञेय और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल या शौचालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो धारा 10 के का में दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 में है। अगला है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो निदेशक, प्रबंधक और कौन होगा? सचिव भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सब इसके जिम्मेदार होंगे। अगला है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से ये संबंधित होगा तब। अगला है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा
किया गया है तो अनुसूचित जाति पहला आंसर हो जाएगा। 1955 की धारा 12 के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 के काम में है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 सही है। 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो ये गलत है। सती निरोध अधिनियम 1987 सही है। तो 73वां नहीं बल्कि ये 74वां संविधान संशोधन था। अगला दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 का है। शाही पर अधिनियम 1876 का है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। एंटी डावरी एक्ट भी है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से भी है। प्रिवेंस ऑफ इम्पॉरल ट्रैफिक एक्ट भी है। तो मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 77 में इसको निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान के प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के विशेषाधिकार में बातें कही गई हैं, बताना है कि कौन सा सही है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करना हो तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं देना पड़ेगा, फीस तो देना ही पड़ेगा। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करेगा, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब आया था? तो 1871 में आया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कानून कब लागू किया गया? अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें धाराएं कितनी हैं? 23 धाराएं हैं। कितनी धारा है? 23 धारा है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया? तो धारा 2 के ख और ग में है। अनुसूचित जाति और जनजाति 1989 के अधिनियम किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो 1 वर्ष का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो धारा 14 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति से। अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी? तो शीघ्र विचारण इसका आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति 1989 का अधिनियम है। अत्याचार निवारण के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होगी। तो केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, और किसके संबंध में होगा? तथ्य और विधि दोनों रहेगा तो उसके संबंध में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उन्नति के लिए एक प्रावधान है, किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो संरक्षण, विभेद तथा संधान। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।
अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या उपधारित कर सकता है? तो दुष्प्रेषण भी है, सामान्य आशय भी है, सामान्य उद्देश्य भी है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है। धारा 6 है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अंतर्गत दिए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा? तो 30 दिन के भीतर सौंपेगा। तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, 30 दिनों के भीतर। अगला इसमें ये भी बात है कि जो भी जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर पूरी जांच करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा। संबंधित पुलिस थाने का भार साधक 60 दिनों की अवधि, इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है, के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसे ऑप्शन डी माना गया था। ऑप्शन डी 30 दिन, टोटल मिला के 60 दिन। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत ये निषिद्ध है, जो कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में आया था, इसकी किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था, 90 में लागू हुआ था। इसमें अपराध का अन्वेषण इससे पुलिस अधीक्षक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप अधीक्षक की रैंक से कम ना हो। अगला है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संहरण है। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को नहीं, पुलिस से भिन्न नहीं, पुलिस से ऊपरी रैंक के होंगे, तो दूसरा वाला ही गलत है। ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। फोटोग्राफ लेना, उसके द्वारा अपराध किए जाना, ये भी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो व्यक्ति को हटाना, संपत्ति को संहरण, व्यक्ति का माप लिया जाना, सामूहिक जुर्माना नहीं करेगा। अगला है, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए आयोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले जा सकता है कि कार्य की प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, कि कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसी से रिलेटेड बातें कही गई है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के लिए, कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा या किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने के साथ। तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इसमें कथन असत्य कौन सा है? इसका बी वाला कथन असत्य है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 1 के स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 के घ में परिभाषित है, ये गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 में किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध है? तो धारा 17 में है। धारा 17 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 में आया था। किसकी धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध है? धारा 18 में है। अगला है, सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया गया। इनमें से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये नहीं है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है किस वर्ष में? तो 2005 में पारित हुआ है।
सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार है, ये एक मूल अधिकार है और विधिक अधिकार है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, 2005 में आया था। इसके बारे में बताना है कि जो प्रावधानित नहीं है इस ऑप्शन में, तो उसको बताना है। या जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि 2005 में सूचना का अधिकार आया है, अध्याय सेकंड के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब 3 वर्ष और 65 वर्ष आयु हो गया है, तो जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, 2019 में संशोधित करके जोड़ा गया है। अगला है मजदूर किसान संगठन शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो आरटीआई अधिनियम से है और ये कब आया था? 1987 में। कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ। अगला दिया गया है कि कौन सा सही है, यह बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियमित साधारणता नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें फ्रेंड्स दोनों सही है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या को नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार नियम अधिनियम उद्देश्य है, तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। अगला है अनुसूचित जातियों अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो वो ग्राम सभा होगा। अगला दिया गया है कौन सा कथन इसमें सही है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया है, उसी के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, सही है। अनुच्छेद 275 के 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण होती है, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं, इसके लिए नहीं है। 283 1 के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा की सकते हैं, ये भी नहीं, तो केवल एक सही है जो कि पहला वाला हमारा राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है। अगला है भूमि अधिकरण अधिनियम 1894 के अंतर्गत कौन सा सत्य नहीं है? देखो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार के लिए बढ़ावा देना, गलत है। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही है, भूमि सुधार के लिए नहीं था। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का नियम 1908 में हुआ था, गलत है। 1907 में हुआ था राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया है। अगला है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ था डिजास्टर मैनेजर एक्ट 2005 से और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 और 1897, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था। बताना है कि कौन सा सही है। पहला है आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है, गलत है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई उपबंध नहीं है, सही बात है। दूसरा वाला आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, गलत है।
आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, दूसरा सही है। तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु हर होने के लिए पहला गलत है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये सही है, दूसरा वाला सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है, गलत है। तो इसका केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है बस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकता है, हाँ कर सकता है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, सही बात है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिन्हें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, सी ऑप्शन गलत है। इसमें गलत कौन सा है, तो सी ऑप्शन गलत है। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज करेगी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।